फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। मन को मड़ोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सोते से हमें जगाते हैं, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। बाटिका बन एक नहीं, बाटिका बन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया आपका विचार रहा है। आपने सभी पहलुओं को छुआ है, सभी बिंदुओं पर आपने फोकस किया है और सारगर्भित विचार दिया है। और उन्होंने ये कहा है अपने शब्दों में कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान करिए। आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जैसे कोयल और कौवा दोनों एक जैसे दिखते हैं, ये तब समझ में आता है जब वो बोलते हैं। तो हमको हमारे जो दोस्त हैं दुश्मन एक तरह दिखते हैं, हमको तब उनको पहचानना पड़ेगा कि जो हमारे हित के लिए काम करता है वो हमारा दोस्त है, और जो हमारा पत्ता काटने का काम करता है, हमारा नुकसान पहुंचाता हमारा दुश्मन है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। अगर नहीं पहचानेंगे, जिससे सदियों से धोखा खाते आए हैं, ये धोखा खाते रहेंगे। यहाँ चिंतन करने की बात है। बात शिक्षा की आई, शिक्षा कहाँ से मिलती है? पहले तो अपने घर से मिलती है, फिर पड़ोस परिवार से, आसपास से मिलती है, वातावरण से मिलती है, फिर स्कूल कॉलेज से मिलती है, और सबसे बड़ी जो शिक्षा मिलती है वो चिंतन से मिलती है, सोच से। दुनिया में जितने वैज्ञानिक बने हैं ना, तो उन सब लोगों ने अपने चिंतन से बने। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की जो आविष्कार हुए हैं, केवल चिंतन से हुआ है। ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है। तो जब हम चिंतन करते हैं कि हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है, हम पीछे क्यों हैं और कोई हमसे आगे क्यों है, तो वहाँ पर हमारा एक शोध निकल के आता है, सलूशन निकल के आता है। तो हम ये पाते हैं कि वो आगे क्यों है, हम पीछे क्यों हैं। तो जो जिस कारण से वो आगे है तो उसको हम पकड़ते हैं, और जिस कारण से हम पीछे तो छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी काम को छोड़ दीजिए या करिए। आप चिंतन करिए कि वो काम करने लायक है कि नहीं करने लायक है, वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। अगर आपको लगता है तो फायदेमंद है तो आप करिए, दहेज फायदेमंद हो तो उसको बढ़ाइए। दुर्व्यसन, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब सारे काम अगर फायदेमंद हो तो आप करिए, लेकिन फायदा दिखना चाहिए। अगर फायदा नहीं होता तो इन कामों को हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत बढ़िया विचार रहा। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा, राजभान प्रजापति जी नरैनी से आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप आएँ और अपने विचार को हम सबके बीच में रखें। सम्मानीय राजभान प्रजापति के आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और अपने विचार को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद इस सभा के अध्यक्ष मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय एवं हमारे अधिगत भाई बंधु एवं हमारे बहने सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले तो यहाँ पे जो तिलक की बात है, उसके लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ जो अक्सर हमारे पिताजी कहते हैं कि बाहर धन दिखाई रहा है, अंदर लोभ सकान है। तो बात वही रहती है कि बाहर तो धन दिखता है लेकिन अंदर लोभ जरूर रहता है। एक हमारे पिताजी कहते हैं कि तिलक वाले में ऐसा होता है। इस पर विचार तो सभी लोग कर रहे हैं, हमारे बहुत बड़े बुद्धिजीवी यहाँ पे उपस्थित हैं। दूसरी बात जो शिक्षा की बात है बच्चों पे, तो हमने प्राइवेट विद्यालय में जब काम किया था तो वहाँ पे हमने गांव विजिट बहुत ज़्यादा की। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं, या हमारे मोहल्ले की भी बात है, हमारे जो युवा अध्यक्ष इनसे हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि हमारी मैडम भी जाती हैं अतिथि शिक्षक में। वहाँ पे बात आती है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हमारे प्रजापति समाज में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको हम कैसे पढ़ा पाएंगे। जो पेरेंट्स एक्टिव हैं, माता पिता जो सक्रिय रहते हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में रहते हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। जो पेरेंट्स प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते, उनके बच्चे गवर्नमेंट में जाते हैं, तो समस्या यही रहती है कि बच्चे कंटिन्यू स्कूल नहीं पहुँचते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इन समस्याएं फेस करने के लिए हमने इनसे बताया। अभी तक हमारे मोहल्ले में भी कुछ प्रजापति बच्चे हैं, उनके घर में भी विजिट किए। उनके पिता ये कहते हैं कि हम नहीं जाता है तो का करी मारी, ये समस्या है। और उनके घर जाके हम प्रॉपर बोले हैं, जबकि हम दूसरे स्कूल में हैं, तो हमारे मोहल्ले के हैं। मैडम बताई कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है इसलिए वो वीक हो रहा है क्लास में। जब हम गए उनके घर तो यही बात आई, और बच्चा बोलता है कि हमारी दाई आज बड़ा बना रही तो हम नहीं आए। बच्चे तो बहाना बना रहे हैं। तो इस पर जरूर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि छोटे बच्चे स्कूल जाएं, बाकी नशा वशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। हमारे पिताजी तंबाकू चबाते थे। पिताजी का नाम था श्री ईश्वर दिन प्रजापति जी। ईश्वर नहीं। हाँ, तो तो उनको हम एक बार रीवा ले गए थे। उनके यहाँ जबड़े पे छाले टाइप से हो गए थे। तो वहाँ ले गए एक डेंटिस्ट के पास। उन्होंने चेक किया और बताया कि अगर आप अभी न लाते तो ये इलाज हो जाता, कैंसर का रूप ले लेता। तो वाकई में तंबाकू है, सिगरेट, बीड़ी कुछ भी है, बहुत खतरनाक है। हमने उससे जूझा है। खैर उनका ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं चला, थोड़े में ही वो क्लियर हो गए थे। लेकिन उनके लिए भी बोला गया था कि लाइलाज हो जाता। तो इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसमें हमारे बच्चे घसीटते हैं। अब उनको लेके हम हॉस्पिटल जाएं, फिर उनकी देख रेख करें, उससे परेशान कौन? अगर हम नशा करेंगे तो हमारे बच्चे घिसेंगे उसमें। तो ऐसा ना करें। बच्चों को अगर अच्छा भविष्य देना है तो नशा छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम तो कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। अगर हम शराब पी रहे हैं तो हमको तो अच्छा मज़ा आ रहा है, नशा आ रहा है, उसके साथ में खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 40 साल तक खून बनता है शरीर में, फिर जैसे हमारी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू करेगी ब्लड के लिए, तो फिर हमें कैंसर पकड़ेगा, बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, हमारे बच्चे घिसेंगे उसमें। तो बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए नशा ना किया जाए, हमारा सबसे निवेदन है। बहुत बढ़िया आपने विचार दिया सम्मानी। थोड़ा सा मैं कुछ विचार रखूंगा। सब शिक्षा चिंतन ये करना है कि थोड़ा सा अब तो सब लोग सुविधा संपन्न हैं, लगभग सबके पास सुविधाएं हैं, और अब लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जब सुविधाएं नहीं रहा करती थी, वो दीपक जलाते थे, चिमनी लालटेन के लिए तेल नहीं पूजता था सनकटैया से, तब लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर होते थे, मास्टर होते थे, पटवारी होते थे, इंजीनियर होते थे, बड़े बड़े पदों पर हैं। असुविधा के समय वो वजह क्या है? और आज सारी सुविधाओं होने के बाद भी वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसकी मेन वजह है कि मेरे साथ जो अनुभव हुआ है, आज भी अगर माता पिता मतलब बच्चों को ना सुधारें, पहले खुद सुधर जाएं, तो बच्चे सुधर जाएंगे अपने आप। बच्चों के बीच बैठने का संकल्प ले लें कि बेटा तू पढ़, मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ या बैठी हुई हूँ। मेरी माँ 4 बजे जब वो चक्की चलाने उठती थी तो मुझे जगा देती थी, तो मैं दीपक जला करके पढ़ता था। और तेल नहीं होता था, कहते थे शाम को कि इसको आप बंद करो, पढ़ाई लिखाई रख दो, कल सुबह पढ़ना, तेल ही नहीं है कल के लिए, प्रकाश के लिए। हम लोग उस असुविधा में पढ़े हुए हैं। अगर माता पिता बच्चों के बीच बैठना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हर बच्चा पढ़ लेगा। थोड़ा सा संकल्प उनको करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा सुबह और शाम। अब क्या करते हैं, माता पिता किसी दूसरे काम में उलझ जाते हैं, तो बच्चा भी किसी दूसरे काम में उलझ जाता है, या तो मोबाइल में उलझ गया, या टीवी में उलझ गया, नहीं तो फिर और किसी काम में उलझ गया। तो पहले माता पिता को सुधरना पड़ेगा। माता पिता सुधर जाएंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हमारा आने वाला युग हमारे बच्चे हैं। मैं निवेदन करूंगा शिव कुमार प्रजापति जी से, जो डगडगों से चल करके आए हुए हैं, शायद वो आदरणीय सभी लोग को प्रणाम। भीमराव रविदास महाराज जी के नाम। विचार की बात है कि विचार कोई नया विचार नहीं है, सब विचार वही है, सभी सहमत हैं। और ये है कि अमल पे लाना ज़्यादा ज़रूरी है, और बोलना तो है ही। मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और कोषाध्यक्ष के नाते मेरा ये निवेदन है कि बिन पैसा सब सून। पहले बिन पानी सब सून होता था, अब पैसा आ जाए तो सब आ जाएगा। पैसे में पानी भी है, हवा भी है, सब कुछ है। तो बिन पैसा सब सून। तो पैसे के लिए, कोष को बढ़ाने के लिए जो जितनी भी क्षमता हो जिसके पास, तो लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उसको संचय करें, ताकि वो समाज के विकास में अपना माने योगदान दे सके और समाज का विकास हो सके। तो इसमें सदस्यता शुल्क के नाम से आता है। तो जो लोग सदस्य नहीं बने हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सदस्यता शुल्क न्यूनतम 100 रुपये है, और 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग दुर्व्यसन करते हैं, तो कई रुपए का तो रोज खा पी कर फूंक देते हैं। तो उसको त्याग करके समाज की दिशा में काम करना शुरू करें, और 100 रुपये दे करके वार्षिक सदस्यता है, साल भर की 100 रुपये। वो 100 रुपये उनके समाज के लिए बहुत बड़ा
कायाकल्प कर पाएगी, बहुत बड़ा विकास कर पाएगी, बहुत बड़ा योगदान दे पाएगी। तो 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। तो सब लोग, जो लोग सदस्य नहीं बने हुए हैं वो सदस्य बने। 100 रुपये न्यूनतम शुल्क साल भर का है, तो जमा करें ताकि कोष इकट्ठा हो सके और समाज को हम कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसकी मदद कर सकें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण की बात आई है, तो महिला सशक्तिकरण में रिंकी प्रजापति आवी से हैं। आइए रिंकी जी, जोरदार स्वागत करिए, अपना विचार रखेंगे रिंकी जी। शिक्षा के बारे में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नारी सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए। मतलब महिलाओं को पढ़ाया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। मतलब आज के टाइम में ज़्यादातर के लोग महिलाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। मान लीजिए ज़्यादा पढ़ा दिए 10वीं 12वीं तक, इसके बाद उनका शादी तय कर देते हैं। बोलते हैं कि वो अपने घर चली जाएँ, यहीं तक उनका पढ़ाने का वो था। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों पर थोड़ा सा अगर फोकस किया जाए, विचार किया जाए, तो सबसे ज्यादा शिकार महिलाओं को बनाया गया है। अनादिकाल से सारे के सारे जितने व्रत, त्योहार और अंधविश्वास जितने हैं, सब उसमें महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं। मैं आप सब लोगों से कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। ऐसा कोई भी व्रत बताइए, ऐसा कोई भी व्रत बताइए जिसमें भाई बहन के लिए रहता हो। है कोई व्रत? बहन जो है तो भाई के लिए व्रत रहती है, लेकिन कोई भी भाई, ऐसा व्रत त्योहार भी बना हुआ है कि भाई भी बहन के लिए व्रत रखे। ऐसा कोई भी त्योहार बताइए जिसमें पति पत्नी के लिए व्रत रहता हो। है क्या? नहीं। पत्नी पति के लिए व्रत रखती है, लेकिन पति पत्नी के लिए कोई व्रत नहीं रखता। उसके लिए सब सोमवार बराबर। माँ बच्चे के लिए, बेटे के लिए रखती है, लेकिन पिता बेटी के लिए नहीं रखता। सारे के सारे जितने व्रत त्योहार ये सब बने हुए हैं, किसके लिए बने हुए हैं? महिलाओं के लिए। प्रश्न उठता है कि क्यों? इसलिए कि जब महिलाएं अधिकांशतः व्रत रहेंगी, महीने में 15 व्रत रहेंगी, तो 15 दिन खाएंगी, 15 दिन उपवास करेंगी। ऐसा ही होगा ना? जो व्यक्ति 15 दिन खाएगा महीने में, यानी आधा खाना खाएगा, तो वो शारीरिक रूप से कमजोर होगा। तो शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो मानसिक रूप से भी कमजोर होगा, और मानसिक रूप से कमजोर होगा तो वो गुलाम होगा। क्या होगा? मानसिक गुलाम होगा। और ये जो पुरुषवादी समाज था, पुरुष प्रधान समाज था, यही मानसिकता थी। और महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, हर वर्ग में यही व्यवस्था थी। और इतनी प्रताड़ना होती थी, इतनी सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को ये बाबा साहब आम्बेडकर, जो इधर तस्वीर रखी हुई है, इन्होंने मुक्त कर दिया है। आज महिलाएं जब किसी क्षेत्र में पढ़ने लिखने लगी हैं, आगे जाने लगी हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाने लगी हैं, तो सबसे बड़ा योगदान किसी वेद पुराण ने नहीं दिया, किसी ग्रंथ ने नहीं दिया। कौन सा ग्रंथ दिया है? वो ग्रंथ है भारत का संविधान। संविधान आपको बोलने की आज़ादी देता है, संविधान पढ़ने की आज़ादी देता है, संविधान आगे बढ़ने की आज़ादी देता है, संविधान आपको बात करने की आज़ादी देता है। आज जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बेझिझक बोल रहे हैं, तो ये केवल संविधान की देन है, किसी ग्रंथ की देन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? चलिए, मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन कर रहा हूँ। हमारे बीच में रोहिणी प्रसाद प्रजापति जी हैं। मैं निवेदन करूँगा कि आप आएँ और हम सबके बीच में अपने विचार रखें। सभागणों को प्रणाम करता हूं। जैसे कि आप लोगों के बीच में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा में सबसे बड़ी बात रही महिलाओं पर, महिला सशक्तिकरण के तहत अभी भी मैं देखता हूँ हमारे गांव में, हमारे घर के ही आजू पास पड़ोस की बात है कि महिलाएं पासबुक लेकर जाती हैं दूसरे के पास। लड़का अपना है, वो नहीं देख सकता, उससे बोलती हैं जा दादू उनका बुला ला, तो पैसा देख लें। पैसा हमारा है, लेकिन हम दिखाने किसको जा रहे हैं? दूसरे को। मतलब जिसको जानकारी ना हो कि हमारे खाते में पैसे कितने हैं, वो भी पैसा जान रहा है। फिर रही बात, हमारे बीच में ऐसा है कि अगर हमारे 2 बच्चियां हो गई, 1 बच्चा है, तो हमारे पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उसकी वैन से व्यवस्था लेके लिए, बुक और कपड़े, हर चीज़ के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बच्चियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
हम उसको सरकारी स्कूल में छोड़ दिए। आ रही है स्कूल पढ़ के, जब जा रही है बर्तन धो के जा रही है और जब आ रही है फिर उसको बर्तन ही धोना है। तो हमारा सभी से यही निवेदन है कि ये जो बच्चियों पर ना दिया जाए, जहाँ तक कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो खुद काम करें और बच्चियों पर पढ़ने का जोर दें। जैसा कि अभी भाई साहब लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि मतलब बच्चों के साथ बैठा जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, उसको खाने दीजिए, खाने के बाद थोड़ा सा खेलने दीजिए। फिर रही बात शाम की, शाम को अगर आप उसके साथ 1 घंटा पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में बहुत सारी मदद मिल जाएगी। अगर 1 घंटा बच्चा हर रोज शाम को पढ़ेगा स्कूल से आने के बाद तो उस पर पढ़ाई का असर पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आप बैठेंगे।